बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए। थैंक यू, धन्यवाद जी। अजमेर का जी राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने की डेट क्या थी? जी सर, ये अंतिम समय में ही हुआ था, 1 नवंबर 1956 को, 1956 में। तो उस समय तक ये क्या रियासत थी या अलग से कोई स्टेट था क्या? जी एक रियासत थी अजमेर। रियासत थी। जी कौन सी रियासत थी ये? जी अभी ध्यान नहीं है मुझे। अजमेर नगर वैसे किसने बसाया? सर ये अजय राज ने बसाया था 1113 ईस्वी में। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील का आना जी ने करवाया था जी। तो इसका संबंध वादा मंदिर के साथ में भी कुछ है? जी मुझे अभी पता नहीं है इसका। अच्छा, ये बताइए आप जी कि सर। पूरा जो साहित्य का इतिहास है जी उसमें अजमेर का क्या योगदान? साहित्य के इतिहास में हिंदी में अजमेर का क्या योगदान है? और सरल करना। जी जी अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ सर। आप ये याद नहीं कर पा रही? कुछ भी नहीं, यहाँ का कौन कवि है क्या है? जी हाँ तो यही तो और क्या है? ये तो पूछ रहा हूँ। आदिकाल से लगा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी मेयो कॉलेज में वो हुआ आगे है। की बात होगी, पहले जी। इधर बताओ। जी अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ सर। दोबारा सुन लो, तुम कंफ्यूजन तुम्हें पता है, मैं जानता हूं। अजमेर से संबंधित अब तुम्हारी घर की समस्याएं भूल जाओ, जी। ठीक है? क्लियर? ठीक है? एक तुम बेटी हो इसलिए कह रहा हूँ, जी बाकी सब भूल जाओ और तुम सब सुबह सब आता है। ये बहुत मैं- योगी मैं योगी जानता योगी हूं, बच्ची है, ये बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा ये है आई। ठीक है? हाँ, तो बात ये है कि जो है वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे आदिकालीन रचनाएं हैं जी तो उन रचनाओं का संबंध भी तो यहाँ से है। जी पृथ्वीराज रासो, तो फिर पृथ्वीराज तुम रासो पूछना चाह रहे जी थे। जी हाँ? जी जी। और जी पृथ्वीराज रासो और सर मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अजमेर से। एक आपने बताया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जी और हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में नाम की जी नहीं नहीं जानती? नहीं अच्छा, अभी अजमेर में कोई साहित्यकार जो अच्छा काम कर रहे हैं राजस्थानी में? और जी मुझे अभी ध्यान नहीं है सर। साक्षात्कार के बाद में, ये बात मैं बाद में बोलता हूँ अक्सर, लेकिन साक्षात्कार के बाद में सबसे पहला बिंदु यही, कोई पढ़े लिखे आदमी से पूछना, नहीं तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? जी हाँ, इस बात पर ध्यान विशेष रखो। और अच्छा ये बताइए, सुन। हाँ ये बताइए कि भक्ति काल में या उससे पहले या आगे पीछे मुझे नहीं पता कहाँ पर दो चीजें चलती थी, एक तो उलट बांसी और एक दृष्टिकूट या दृष्टकूट। दृष्टिकूट भी है, दृष्टकूट भी है, जी। इनमें क्या अंतर है दोनों में? दृष्टिकूट तो ऐसे शब्द होते हैं जिसमें अर्थ में ही मतलब उस छुपा होता है, कुछ प्रतीकात्मक शब्द होते हैं। और उलटबासी बिल्कुल विपरीत शब्द होते हैं जो दैनिक जीवन में दिखाई नहीं देते, उसके विपरीत। तो दृष्टकूट किसके प्रसिद्ध हैं? सूरदास के प्रसिद्ध हैं दृष्टिकूट। कहाँ सूरदास की कौन सी रचना है? साहित्य लहरी तो सूरदास। साहित्य लहरी का कोई वैशिष्ट्य बताओ कि भाई साहित्य लहरी सूरदास की अन्य जो रचनाएं थी, सूरसागर या सूरसारावली, उससे क्या अलग है इसमें? इसमें नायक नायिका के भेद के विषय में उन्होंने जिक्र किया है। और उलटबांसी? उलटबासी तो कबीर और नाथ पंक्तियों में मिलती है। कोई और बताओ। नदियाँ विच नैया डूबत जाए, नदियाँ बीच? नैया डूबत जाए। तो ये तो नैया तो सही डूब रही है, फिर क्या ओ दिक्कत है? सॉरी, उल्टी मारने में? नदियाँ डूबने दो ना, विच- क्या दिक्कत हो रही है? ये तो सही बात है, नदी में डूबेगी ना हो, कहाँ डूबेगी? नहीं तो उल्टी क्या बात है? नहीं नैया विच नदियाँ डूबत जाए, हाँ, ये ये जी उल्टी जी बात है। उलटबासी है। अच्छा ये बताओ कि भक्तिकाल जब आया, पहले आदिकाल चल रहा था, जी तो आदिकाल और भक्तिकाल की जो संधि है, उस संधि पर कौन कौन से कवि को मानते सब हैं? विद्यापति माने जाते हैं उस पर। और अमीर खुसरो भी उसी, अमीर खुसरो पहले के हैं, विद्यापति ही संधि काल पे माने जाते हैं। और जी अभी तो विद्यापति ही याद आ रहे हैं मुझे। राजस्थान से निकलने वाली जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जी बताओ। एक तो मधुमती, मुझे अभी ये उदयपुर से निकलती है। और बस एक ही है? जी अभी मुझे एक ही याद आ रही है। हाँ सर। आत्मविश्वास से उत्तर दीजिए, मैं तुम्हें पहले से जान चुका हूँ। जी आज बिल्कुल
गड़बड़ाई ठीक से। ये बताइए का मैं आपसे कविता के बारे में करती थी, जी तो धूमिल के कौन सी धारा के कवि है? सर, इन्हें अकविता धारा का माना जाता है, कौन सी कविता का? अकविता का। हालांकि हाँ इनके समानांतर और कौन कवि है? सर, धूमिल के समंदर तो रघुवीर सहाय, उनके पश्चात और केदारनाथ सिंह, थोड़ा उनके आसपास के ही कवि हैं। धूमिल अकेले ही जी साठोत्तरी कविता के कवि हैं। जी साठोत्तरी कविता के कवि हैं। साठोत्तरी कविता के एक साठोत्तरी जब कहते हैं तो उसका एक मतलब होता है। जी उसकी क्या विशेषता है? सर, 1960 के बाद की कविताएं कही जाती हैं साठोत्तरी। उसमें जी उसमें हाँ है, जी, मोहभंग है, और धूमिल में तो आक्रामकता बहुत ज़्यादा पहले की बहुत कविताओं में अच्छा, दिखाई बहुत देती अच्छा, है। हाँ। जी, उसके बाद धीरे धीरे उनका मोहभंग हुआ है सत्ता से, तो वो भी उनकी कविताओं में नज़र आता है, सत्ता से मोहभंग। और धूमिल के समानांतर और कवि कैसे और हैं? जी, धूमिल के समानांतर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को भी लिया जा सकता है, वो आम जन के कवि कहे जाते हैं। अच्छा, रघुवीर सहाय भी तो उनके पश्चात ही हैं, और केदारनाथ सिंह भी उन्हीं के पश्चात। केदारनाथ सिंह में वो चीजें नहीं है। जी, वो उनमें नहीं है, धूमिल जैसा नहीं है, उनका ना अलग है। रघुवीर सहाय में है। जी। जब आपसे पूछा जाए साठोत्तरी कविता जी। तो धूमिल होगा और राजकमल चौधरी होंगे। जी। ये होंगे। अच्छा, मैं जी वैसे जी बता दूं। धूमिल जी, और जी। राजकमल चौधरी को लेकर के नामवर अच्छा। सिंह जी ने एक आलेख लिखा। हाँ, आलेख अच्छा। किए। और उनका जी। संबंध क्या है? जी, उसको जी, बड़ा जी। अच्छा प्रकाश जी, डाला है, जी, है ना? अब आप मुझे ये बता दीजिए कि ये आदिवासी विमर्श, जी विमर्शों की जी, चर्चा, विमर्श का हाँ। मतलब क्या हुआ पहले तो ये बताइए। सर, ये विचार ही कहा जा सकता है उसे, कि किसी भी आदिवासी जैसे विमर्श है तो वैसे उसके हाँ शब्द- विमर्श की आवश्यकता क्या पड़ी सर, ये कह रहे हैं? अच्छा, क्या विमर्श की आवश्यकता पड़ी? क्यों होता है विमर्श? किस लिए होता है? सर, विमर्श इसलिए क्योंकि समाज में जो पीछे छूट गए हैं लोग, उनको मुख्य धारा में, ताकि साहित्य के माध्यम से लाया जा सके। तो आदिवासी में कौन छूट गए? सर, आदिवासी जो कहते हैं कि जल जंगल और ज़मीन उनका है, तो वो उस पर केंद्रित है, तो वो कहते हैं कि बाहरी जो दुनिया है वो प्रवेश कर रही है, तो उनका संस्कृति छूट रही है उनकी। दो रचनाएं बताइए आदिवासी, या तो उपन्यास या कुछ। सर, एक कविता मुझे निर्मला पुतुल की है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, कौन कि करता है? बेट मतलब यहाँ कवि मत व्यवहार मुझे वहाँ पहुँचा। हाँ, मुझे वहाँ हाँ इतनी हाँ, ये ना हो वो ना हो। हाँ जी, वो वाली कविता ही है। कौन है ये? आदिवासी लेखिका हैं, और इन संथाली भाषा में लिखती हैं, और अनुवाद होकर इनकी आती हैं बहुत सारी। सच। जी आपने यूजी जो किया है जी उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लिखा है। जी अभी आप इंटरव्यू जो है वो हिंदी के लिए ले रहे हैं। जी तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ये विषय परिवर्तन करके यहाँ कैसे आ गए? जी सर, मेरा ग्रेजुएशन के समय से ही साहित्य की तरफ झुकाव होता जा रहा था। मैं कुछ कविताएं लिखती थी तो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी, एक नाटक भी लिखा था, तो वो साहित्य अकादमी, उसमें से मुझे एक लेटर भी मिला था, तो थोड़ा मेरा मनोबल हुआ, तो उससे मैंने लिखना भी और शुरू किया फिर। मतलब मन के दृढ़ संकल्प से आप हिंदी की तरफ आए। जी जी तो आपने भाषा भी पढ़ी होगी, साहित्य भी पढ़ा होगा, जी इतिहास भी पढ़ा होगा, जी है ना? तो भाषा, साहित्य और इतिहास, इन तीनों का संबंध क्या है? भाषा, साहित्य और इतिहास। इन तीनों का संबंध क्या है? सर, इतिहास तो एक हिंदी साहित्य का इतिहास देखें तो हिंदी भाषा के अंतर्गत साहित्य आएगा, और उसके अंतर्गत एक छोटा उसका पार्ट है हिंदी का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये छोटे तो मोटे भाषा पार्ट की बात नहीं है, जी इसमें क्या संबंध है उसमें? संबंध सिर्फ आप सुनिए, जी। जैसे एक शब्द है भाषा, भाषा उसके बाद साहित्य, जी। उसके बाद इतिहास, ये तीन शब्द हैं। जी इन तीनों शब्दों का मतलब समन्वय क्या है, संबंध क्या है? सर, भाषा से ही साहित्य, और फिर साहित्य से ही उसका इतिहास है। सबसे पहले भाषा बनी, भाषा, फिर साहित्य, फिर इतिहास। इतिहास। जी तो अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर कोई अमेरिका से आया हुआ व्यक्ति आपसे पूछे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, जी तो आपका उत्तर क्या होगा? सर, ये भारोपीय परिवार वगैरह से होते हुए प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश भी कई उसमें बटी, फिर जाके हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। अपभ्रंश शब्द सुना है आपने कभी? जी, अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय क्या माना जाता है वैसे? सर, अपभ्रंश का समय वैसे तो 6वीं शताब्दी भी माना जाता है, लेकिन उसके बाद 9वीं शताब्दी के समय भी माना जाता है इसको,
अंतर गुलेरी जी ने है। इसको क्या कहा है अपभ्रंश? पुरानी हिंदी गुलेरी जी ने कहा है, प्राकृत आभास किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। और किसी ने कुछ? जी तो अपभ्रंश के कौन कौन कवि है जो हिंदी में गिने जाते हैं? विद्यापति गिने जाते हैं। हैं? अब अभट्ट और अपभ्रंश को लगभग कभी कभी समानांतर। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, कोई नहीं हमारे आराम से बोलो। बहुत अच्छा बोल अच्छा बोलिए, जी। अच्छा बोलिए। बहरीन में तो मैं कह रहा हूँ अपभ्रंश एक पूरा कालखंड ही है एक तरह से। जी जी। तो सिद्धनाथ साहित्य अपभ्रंश साहित्य में भी गिना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने परिचय कौन कौन में कवि हैं? सरहपा, गोरखनाथ। अच्छा, स्वयंभू, पुष्पदंत, पुष्पदंत, प्राकृत। इनको किसमें रखोगी? जी प्राकृत के माने जैन कवि हैं ये सब। तो ये अपभ्रंश नहीं आते? अपभ्रंश में प्राकृत के नजदीक अधिक है। अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है? अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू, क्यों है? क्योंकि उन्होंने पौम चरित्र लिखी थी जो राम कथा पर आधारित है। पौम क्या होता है? परम पदम है पौम पौम सरयू। जी तो पौम क्या है? सर ये पदम यानी वो जो ईश्वर हैं उन्हीं के लिए हुआ है, उनका चरित्र यानी राम का चरित्र। आप मुझे ये बताइए कि जब आदिकाल को पढ़ते हैं जी। तब दो शब्द सामने आते हैं उसमें, एक रास शब्द और एक रासो शब्द। जी तो रास शब्द से आप क्या समझती हैं और रासो शब्द से आप क्या समझती हैं? सर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी उत्पत्ति रासक से मानी है। जी तो उसी से ही। रास और रासो में कोई अंतर है? दोनों एक ही है? तुम्हें जी आता है? वही मैं बता रही थी कि उसमें रासक से माना तो उन्होंने बोला कि राजस्थान में आकर वो ओकारांत हो गया, इसलिए शब्द उन्होंने एक ही माना है। तो रास और रासो दोनों एक ही होते हैं। और उसमें एक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बोला है कि रासो जो है रस के लिए भी यूज हो सकता है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला, हजारी प्रसाद ने क्या बोला, ये छोड़ दो। मैं- आदिकाल के अंदर दो धाराएं हैं, रास जी, और रासो। जी, धाराएं जी, तो नहीं जी, कहूंगा, दो यूं धाराएं। कह दूंगा कि काव्य शैलियां हैं। जी, अब जी। बता दो मुझे, जी वो क्या है? मुझे अंदर इसमें चरित्र, आचार, रास और फागु, ये कौन से काव्य की शैलियां हैं? ये जैन उसमें प्रयुक्त आदिकाल की हैं पूरी, और जैन में ज़्यादा यूज हुई है, जैन यूज साहित्य हुई में प्रयोग हुई हैं। अच्छा, तो रासो तो बहुत अलग कालखंड है, वो तो वीर रसात्मक रचना है। जी। और रास तो एक उपदेशात्मक ज़्यादा। क्या पढ़ोगी? चलो वापस अजमेर ले आते हैं। जी अब रासो में अजमेर को कहाँ देखते हैं? सर पृथ्वीराज रासो ही अजमेर से संबंधित है। ये किस भाषा में लिखा हुआ है? डिंगल भी कहा जाता है, पिंगल भी कहा जाता है इसको, डिंगल इसके पिंगल लिए मिश्रित। कुछ पंक्तियां ना, चार बांस कुछ ऐसी। 4 बास 24 गज अंगुलस्त प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुक, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। अच्छा, तो क्या मतलब है इसका? कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो को समझा रहे हैं कि ऊपर सुल्तान बैठे हैं और 4 बास 24 अंगुल के ऊपर बैठे हुए हैं और वहाँ उनको तीर मारना है, ये समय संकेत है। ये सर 1194। ऐसा ही एक ऐतिहासिक प्रसंग है मलिक मोहम्मद जायसी का, पद्मावत है ना? जी क्या आप ठीक मानती हैं, मतलब जो उसमें सारे अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कही गई हैं वो बिल्कुल सटीक है? जी सर उत्तरार्ध के संबंध में, इतिहास के संबंध में। मतलब अगर हम समय को देखें जी तो घटना ऐतिहासिक दृष्टि से पहले की, जी रचना बहुत समय बहुत बाद बात की है, जी और जो रचनाकार हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, तो उन्होंने पद्मावत लिखा। इस पद्मावत को यदि हम देखते हैं तो क्या वास्तव में जो इतनी अतिशयोक्ति उसमें की गई है वो उस समय की सही प्रासंगिकता होगी? जी इतिहास से तो सम्मत उतना नहीं है, वो पैबंद के तौर पर यूज़ किया है, उन्होंने प्रयोग किया है पैबंद के तौर पर। जी इतिहास जी, उतना नहीं। बोर्ड पे जाइए। जी क्या पढ़ोगी? राम की शक्ति पूजा। इसके अलावा कोई? कोई राम की शक्ति हमें तो आज़ादी के बाद की कोई कविता सुनाओ, याद है तुम्हें? जी थोड़ी सी। किसकी? अनामिका जी की एक कविता है स्त्रियाँ। वाह। सुना? अनामिका। जी पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है चना जोर गरम का लिफाफा बनने से पहले किसी लिफाफे को। जी। जी ऐसे थोड़ी कविता कैसे पढ़ते हैं वैसे थोड़ा पढ़ के बोलो। नाराज हो गए कि मेरा ये है करके। तुमने फिजिक्स इतना जो डर लगता है हमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसको छोड़ करके यहाँ आई हूँ जी और तुमसे कुछ अच्छी अपेक्षा की जाती है। बिल्कुल।
जी मुझे अभी थोड़ी सी याद है, मैं जितनी याद है अच्छे से बोलो। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है, चना जोर गरम का लिफाफा बनने से पहले। देखा गया हमको जैसे देखी जाती है अलसाए हुए सुबह घड़ी। अब पढ़ाओ इसको हमें, हम विद्यार्थी हैं। जी क्या कहना चाहती हैं? ऐसे ही पढ़ा दो बिना लिखे। जी इसमें उन्होंने दो तरफा संकेत किया है कि एक तरफ तो स्त्री लेखन, कि स्त्रियां जब लेखन करती हैं तो कहा जाता है कि ये स्त्रियों ने खुद ने नहीं लिखा है, उनको किसी ने लिख कर दिया है। तो उस पर भी आक्षेप करती हैं कि हमें ऐसे पढ़ो कि जैसे हमने ही लिखा है और हम पर आरोप मत लगाओ। और दूसरी तरफ स्त्री पर भी दृष्टिपात करती हैं और कहती है कि स्त्री को हमेशा दोयम दर्जे के रूप में देखा गया है, तो उसे समझो पहचानो, इस तरह से कहा है। ये अनामिका स्त्री विमर्श की लेखिका है। जी ये नारीवादी स्त्री विमर्श की लेखिका, इनमें संकेत मिलते हैं कविताओं में, लेकिन ये स्पष्ट या मौखिक रूप से नहीं है, खुद को नहीं मानती हैं, पर स्त्रीवादी तत्व मौजूद हैं। चलिए मिटा दीजिए इसको। हाँ इधर आओ। एक बाल से जुड़ा हुआ एक मुहावरा बताओ जो अर्थ साफ हो जाए। बैठ जाओ। हाँ बेटी बैठो। जी सर क्या क्वेश्चन है? बाल, ये बाल जी इससे जुड़ा हुआ मुहावरा बताओ। बाल बाल बचना, और और बाल की खाल खींचना। हाँ, बाल की खाल होती है। नहीं ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा। मिलते हैं। और थैंक यू मेरी इच्छा ये है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। जी। ठीक है। चाहिए।